खिदमत जब करना है ना तो देखना नहीं कौन हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, औरत है, क्या है, काम करना है। ये मजलिस का नज़्बुल है ने। मजलिस कभी हिंदुओं के खिलाफ थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं मुसलमान हूं तो दीन की तालीम यह है कि तुम किसी के गैर जरूरी किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होगा 2027 में, आपको मालूम होगा भी। लेकिन अभी से ही वहां पर चुनावी माहौल बहुत तगड़ा शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी सभाओं में भाषण दे रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है, बहुत जबरदस्त, जो कि वहां के चुनाव में बहुत उलटफेर कर सकती है वो बातें। और चुनाव में देखिए अभी वक्त है थोड़ा, लेकिन चालें जो हैं, शतरंज की चालें बिछनी शुरू हो गई हैं। और इस बार सबसे दिलचस्प चाल चली है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने। और ये खबर आ रही है, खबर है कि ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के करीब करीब 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ताल ठोक कर इस बार मैदान में उतर रही है पार्टी। और इसकी शुरुआत होगी बहराइच से, वही बहराइच जहां मुस्लिम आबादी भी असरदार है, सामाजिक समीकरण भी दिलचस्प है और यहां ओवैसी अपना पहला पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहां पर यह नहीं है कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कि भाई 200 सीट पर लड़ रही है या फिर 220 पे या 250 पे, ये बात अलग है। ये सवाल ये है कि AIMIM जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चुनाव लड़कर किसे चोट पहुंचाना चाहती है? बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, या सबसे पहले समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक को जिसके सहारे अखिलेश यादव खुद को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा विकल्प बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं जनता के सामने। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है दोस्तों, तो एक बात साफ समझिए, यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं होता। यहाँ चुनाव जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्र, स्थानीय नाराजगी, नेता की विश्वसनीयता और वोट ट्रांसफर की क्षमता पर लड़ा जाता है। और इसी खेल में ओवैसी अब सीधे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर दस्तक देने निकले हैं, ताल ठोक के, बिल्कुल ताल ठोक के। और वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन उन सबको नुकसान करने के चक्कर में कहीं वहां पर उनका वो मिशन न पीछे रह जाए, वो शायद वो चाहते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी राजनीतिक छतरी बताती है, राजनीतिक छतरी, छाता। और मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक, आज के समय की बात तक, समाजवादी पार्टी का दावा यही रहा है कि मुसलमानों की असली आवाज जो है वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन अब AIMIM यही सवाल उठाने निकली है कि अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों को इतनी बड़ी हमदर्द थी पार्टी, तो मुसलमानों को अभी तक क्या मिला? सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिली अभी तक? नेतृत्व में कितनी जगह मिली? शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने कौन सा ऐतिहासिक काम कर दिया मुसलमानों के लिए? और यही वो पॉइंट है दोस्तों, जहां असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ओवैसी मुसलमानों से ये कह सकते हैं कि आपने सालों तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जब संकट आया तो आपके लिए कौन खड़ा हुआ? आजम खान का क्या हुआ? अतीक अहमद का क्या हुआ? मुख्तार अंसारी का क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। मुसलमानों के बड़े चेहरे का राजनीतिक और कानूनी हश्र देखकर समाजवादी पार्टी ने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये बातें वो उठा सकते हैं। ये सवाल AIMIM उठाएगी, और अगर ये सवाल मुस्लिम समाज के अंदर बैठ गया तो समाजवादी पार्टी की नींव हिल सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि नहीं? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। जो 290 लड़ते हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों लड़ रहे हो, कि तुम्हारे लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होगा। कोई कांग्रेस से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट से नहीं पूछता।
मगर किससे पूछा जाता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों को लीडरशिप का मजा लग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उनसे नाइंसाफी नहीं कर सकेगी। दुनिया की कोई सियासी लीडरशिप भारत के मुसलमानों को उनका जायज मुकाम हासिल करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई सियासी कुव्वत जब जुल्म किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, वो जुल्म कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए कि उनका नुमाइंदा रहेगा। अब यहां एक बात और साफ कर लेते हैं। कानून अपना काम करता है, अदालत अपना काम करती है। अपराध और राजनीति का रिश्ता अलग बहस है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। AIMIM इसी धारणा को हथियार बनाएगी। समाजवादी पार्टी को लेकर जो आम जनता में धारणा है, या फिर मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में जो धारणा है, उसको हथियार बनाएगी। वो कहेगी कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए याद किए जाते हैं। चुनाव आता है तो सेक्युलरिज्म का झंडा निकाला जाता है, संविधान बचाने की बात होती है, बीजेपी का डर दिखाया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों के असली मुद्दे गायब हो जाते हैं, गायब। और दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, ज्यादा वक्त बीता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे तगड़ा झटका दिया था। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। बीजेपी 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर थी, 62 सीटें जीती थी, और 2024 में वो खिसक कर 33 पर आ गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंच गई, कांग्रेस 6 सीटें जीत गई, और इंडी अलायंस जो है इसने बीजेपी की सबसे मजबूत जमीन उत्तर प्रदेश में सेंध लगा दी। यह सिर्फ सीटों की हार नहीं थी, ये बीजेपी की अजेयता के नैरेटिव पर चोट थी। और 2024 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2024 में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा जोर से उठाया था, आपको ध्यान होगा। और ये मैसेज पूरे देश भर में फैलाया गया था कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो संविधान बदला जा सकता है, आरक्षण खतरे में पड़ सकता है पिछड़ी जातियों का। इस नैरेटिव ने खासकर ओबीसी, दलित और गरीब तबकों में असर किया था। यादव वोट्स की बात कर रहा हूं मैं। यादव समाज के वोट तो समाजवादी पार्टी के साथ तो था ही, लेकिन गैर यादव ओबीसी और दलितों के कुछ हिस्सों में भी बेचैनी पैदा जरूर हो गई थी। और बीजेपी को यह पहली बार लगा था कि हिंदुत्व की बड़ी छतरी के नीचे जातीय बेचैनियां पूरी तरीके से दबाई नहीं जा सकती। बहरहाल अब 2027 में योगी आदित्यनाथ के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण। 2024 ने यह बता दिया कि यूपी में बीजेपी को हराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के मद्देनजर कह रहा हूं, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव अलग खेल होगा। लोकसभा में मोदी फैक्टर था, राष्ट्रीय मुद्दे थे। विधानसभा में योगी का चेहरा होगा, कानून व्यवस्था का मामला होगा, कानून व्यवस्था का दावा भी होगा, हिंदुत्व का आक्रमण एजेंडा होगा, बुलडोजर मॉडल होगा, और साथ में जातीय समीकरणों की बारीक गिनती भी होगी, है ना। उत्तर प्रदेश में जो इन दिनों तस्वीरें आ रही हैं पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, उसको देखते हुए क्या होगा मुद्दा ये आप भी जानते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष बंट गया तो योगी की राह आसान हो सकती है। गौर कीजिएगा मेरी बात को दोस्तों, ऐसे में अगर विपक्ष बंट गया तो योगी की राह आसान हो सकती है। और विपक्षी आवाजों में असदुद्दीन ओवैसी भी एक मजबूत आवाज है। एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, ऐसे में अगर विपक्ष बंट गया तो योगी की राह आसान हो सकती है, यानी एक बार फिर से वो डंके की चोट पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष सचमुच एकजुट हो गया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM किसी साझा नीति पर आ सकते हैं क्या? जैसे एक बार हमने देखा था केंद्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम,
और फिर सब मिलकर एक हो गए। तो क्या एआईएमआईएम के साथ में कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब मिलके एक होकर लड़ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? अगर ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तब तो वो करना होगा। लेकिन अब ये देखना है कि हर पार्टी अपने वोट बैंक की दुकान अलग अलग सजाएगी, तो फिर मुश्किल हो सकता है। अब एआईएमआईएम की रणनीति समझिए दोस्तों। ओवैसी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीधे सत्ता में आना आसान नहीं है, नामुमकिन ही है इस समय तो। और 2022 में एआईएमआईएम ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था। जहां तक मुझे ध्यान है 95 या 96 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता है ना दोस्तों। कई बार वोट काटना भी बहुत बड़ी ताकत होती है। कई बार किसी बड़ी पार्टी के समीकरण बिगाड़ देना भी राजनीतिक मैसेज होता है। और कई बार 2 से 3% वोट भी 20 से 30 सीटों का हिसाब बदल देता है, और ऐसे में सत्ता का खेल हो जाता है। दोस्तों, अगर एआईएमआईएम 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, 200 या 200 से ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर अपने उम्मीदवार उतारती है, तो इसका पहला असर होगा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और मिश्रित आबादी वाली सीटों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध, पूर्वांचल, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, मेरठ, आजमगढ़, इन जैसे इलाकों में एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों को ये मैसेज देगी कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर आपने क्या पाया। ये सवाल जरूर खड़े कर सकती है। अब अपनी आवाज अपने हाथ में लीजिए और एआईएमआईएम को सपोर्ट कीजिए, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह सकती है। और यही बात समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा चुभेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति MY फैक्टर पर टिकी हुई है, मुस्लिम और यादव। समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति यादव मुस्लिम समीकरण पर खड़ी रही है, आपको मालूम है। अखिलेश यादव ने हाल के सालों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया। ये नारा 2024 में असरदार भी दिखा था लोकसभा चुनाव में। लेकिन एआईएमआईएम इसी पीडीए के ए यानी कि अल्पसंख्यक हिस्से पर सवाल उठाएगी और ये कहेगी कि पीडीए में मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है या नेतृत्व भी है, क्या इनको किसी को लीडरशिप मिलती है? ऐसे में देखिए, एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर अपनी छवि बनाई हुई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसकी स्थिति क्या है? कांग्रेस ने 2024 में उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में। थोड़ा आत्मविश्वास वापस आया होगा, जाहिर है, जहां पर कुछ नहीं था। राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की लाइन पकड़ी थी, आपको ध्यान होगा। लेकिन कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में पहले ही कमजोर हो चुका है, ये सभी देख रहे हैं। और अगर एआईएमआईएम जो है मैदान में उतरती है, तो कांग्रेस के हिस्से का जो शहरी, अल्पसंख्यक और एंटी बीजेपी वोट है, उसमें भी सेंध लग सकती है एआईएमआईएम के आने से। यानी नुकसान सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं होगा, कांग्रेस को भी हो सकता है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो है उभर कर सामने आता है कि अगर एआईएमआईएम और बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी अगर एक साथ आ जाए, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद या फिर उनका कोई नुमाइंदा जाकर मायावती से मुलाकात करने वाला है कि चलो हम दोनों मिलकर साथ लड़ते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए, मायावती ने कई बार अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरीके से बंद नहीं होते। अगर बसपा, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन बनता है, तो इसका नारा क्या हो सकता है? दलित मुस्लिम एकता। और ये वही सामाजिक समीकरण है, सोशल इक्वेशन है, जिसने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता का गणित बदला है। पन्ने पलट कर देख लीजिए इतिहास के। अगर दलित वोट का एक हिस्सा और मुस्लिम वोट का एक हिस्सा एक साथ आ गया, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, कांग्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और कई सीटों पर बीजेपी के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक पेंच भी है। क्या मायावती का कोर वोट अब पूरी तरीके से बसपा के साथ है? 2022 में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी, उसका वोट शेयर भी बहुत तगड़ा गिरा नीचे।
और 2024 में अगर लोकसभा की बात करें तो 2024 में बसपा शून्य पर रही, एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन बसपा का वोट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। और वो बिखरा जरूर है, नाराज है, चुप है, लेकिन मौजूद है। अगर मायावती उसे फिर से जगाने में सफल होती हैं और एआईएमआईएम मुस्लिम इलाकों में अपना असर दिखाती है तो ये गठबंधन कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला करा सकता है और हालत खराब कर सकता है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भी। तो दोस्तों, अब एक बात हमें यह भी सोचना है कि अब समाजवादी पार्टी यही कहेगी कि एआईएमआईएम बीजेपी की मदद करती है, बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता यही आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम जो है चुनाव के वक्त सक्रिय होती है और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाती है। कांग्रेस ने कितने बार कहा है और समाजवादी पार्टी के नेता भी कई बार कह चुके हैं कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, वोट कटुआ है। लेकिन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते रहे कि हम वोट कटवा नहीं है, हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एआईएमआईएम के उतरने से बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी उसका जवाब देगी या हर सवाल पूछने वाले को बीजेपी की बी टीम बताकर खारिज कर देगी। तो दोस्तों, यही तो राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, परेशानी है। जब मुसलमान समाज जो है समाजवादी पार्टी से सवाल पूछता है तो उसे डराया जाता है कि अगर तुमने वोट बांटा तो बीजेपी आ जाएगी, और जब दलित बसपा से हटता है तो कहा जाता है कि वोट खराब हो जाएगा, और जब ओबीसी सवाल पूछता है तो उसे जातीय समीकरण का हवाला दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में वोटर किसी पार्टी की जागीर नहीं होता है ना दोस्तों, लेकिन वोटर को बहका जरूर लिया जाता है। मुस्लिम समाज भी किसी पार्टी की जेब में रखा वोट बैंक तो नहीं है ना, दलित भी किसी पार्टी की मुहर नहीं है, और यादव भी सिर्फ जाति के नाम पर हमेशा एक ही तरफ जाएगा ये मान लेना भी बिल्कुल गलत है। और ओवैसी इसी बात पर हमला करेंगे। हो सकता है कि वो बोलें कि मुसलमानों को डराकर वोट लेने की राजनीति खत्म होनी चाहिए, और हो सकता है ये भी बोलें कि अगर मुस्लिम समाज को अपनी आवाज चाहिए तो अपनी पार्टी, अपना नेता और अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और ये लाइन जो है भावनात्मक भी है, इमोशनल भी है, पॉलिटिकल भी है और समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक भी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, यह भी सच है कि एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में जमीन बनाना आसान नहीं होगा। यूपी हैदराबाद नहीं है, यूपी की मुस्लिम राजनीति भी एक समान नहीं है। यहाँ शिया, सुन्नी, अशराफ, पसमानदा, शहरी, ग्रामीण, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, सबके अलग अलग समीकरण हैं। और सिर्फ मुस्लिम पहचान की राजनीति हर सीट पर वोट बदल पर जाएगी ये जरूरी नहीं है। कई मुस्लिम वोटर टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, यानी जहां बीजेपी को हराने की संभावना जिस उम्मीदवार में दिखती है उसके पक्ष में चले जाते हैं। और 2024 में यही हुआ ये कहा जाता है। और मुस्लिम वोटों ने बड़े पैमाने पर इंडी गठबंधन को चुना। तो एआईएमआईएम की चुनौती ये होगी इस चुनाव में कि वो खुद को सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं बल्कि जीतने वाली पार्टी साबित करें। और अगर मुस्लिम वोटर को लगे कि एआईएमआईएम को वोट देने से बीजेपी मजबूत होगी तो वो एआईएमआईएम से दूर रह सकता है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये साबित कर दे कि सिर्फ डर दिखाकर वोट लेती है समाजवादी पार्टी और असली प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो कहानी बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, अब बीजेपी के लिए यह स्थिति भी बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। इस समय तो बीजेपी खुले तौर पर तो कहेगी कि एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब एक ही वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन अंदर खाने बीजेपी ये जरूर देखेगी विपक्ष का वोट कितने हिस्सों में बंटता है। अगर एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट काटती है, बसपा दलित वोट काटती है, कांग्रेस शहरी और अल्पसंख्यक वोट लेती है तो बीजेपी को बहुकोणीय मुकाबले में फायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए भी 2027 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह बता दिया कि यूपी में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसान आरक्षण, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना और स्थानीय नाराजगी जैसे मुद्दे असर करते हैं। और बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के सहारे हर चुनाव नहीं जीत सकती, ये भी मानना पड़ेगा। उसे नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव दलित, गरीब, सवर्ण, युवा, महिला, किसान सबको साधना होगा।
और योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत है, लेकिन मजबूत छवि ही हमेशा चुनाव नहीं जिताती। संगठन, टिकट वितरण, जातीय संतुलन और नाराजगी मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में एक सवाल तो ये जरूर आता है सामने कि 2027 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस का कोई चेहरा, या विपक्ष बिना चेहरे के सिर्फ एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म बन जाएगा? अगर विपक्ष बिखर गया तो योगी मजबूत होंगे, अगर विपक्ष एक हुआ तो योगी के लिए चुनौती गंभीर है। तभी आप बीजेपी की सत्ता को वहां से हटा सकते हैं। लेकिन विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी बाधा भी यही है, कौन किसी नेता मानेगा, है ना? दोस्तों, समाजवादी पार्टी चाहेगी कि पूरा विपक्ष अखिलेश यादव के पीछे खड़ा हो। कांग्रेस चाहेगी कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका सम्मान बना रहे और कांग्रेस का ही कोई लीडर हो, मुख्यमंत्री पद का दावेदार। और बसपा, मायावती की पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बिल्कुल नहीं खोना चाहेगी। एआईएमआईएम मुस्लिम नेतृत्व का दावा छोड़ेगी तो नहीं। यानी जिस बीजेपी को हराने की बात हो रही है, उससे पहले विपक्ष को अपने अहंकार, अपने वोट बैंक और अपनी सीटों की लड़ाई जीतने पड़ेगी। आपस में मिलकर बैठकर समझौता करना होगा। और यही वो पॉइंट है जहां एआईएमआईएम पूरी बाजी को उलझा सकती है। और अगर एआईएमआईएम अकेले लड़ती है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए अकेले खतरा है। और अगर एआईएमआईएम मायावती की पार्टी के साथ आती है चुनावी मैदान में, तो वो तीसरा मोर्चा भी जबरदस्त सामने होकर बनकर सामने आएगा। और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार देती है, तो वो मुस्लिम राजनीति की नई आवाज बनने की कोशिश कही जा सकती है। और दोस्तों, अगर वो सिर्फ वोट काटने तक सीमित रह गई ये बात, तो समाजवादी पार्टी उसे बीजेपी की एक बार फिर से मददगार बताकर घेरेगी। लेकिन अब मुसलमान वोटर के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर बीजेपी को रोकने की रणनीति अपनाएगा? क्या वो एआईएमआईएम को मौका देकर अपनी अलग राजनीतिक आवाज खड़ी करेगा? क्या वो कांग्रेस की संविधान वाली लाइन पर भरोसा करेगा? क्या बसपा के साथ दलित मुस्लिम समीकरण को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगा मुस्लिम समाज? ये फैसला आसान नहीं होगा मुस्लिम समाज के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ सोचकर करना ही होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर भावनाओं से वोट तो करता है, लेकिन सिर्फ भावनाओं से नहीं करता। वो जीत हार भी देखता है, वो अपने इलाके का उम्मीदवार भी देखता है, वो ये भी देखता है कि वोट बंटा तो फायदा किसको होगा। इसलिए एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़ा काम भरोसा बनाना होगा। सिर्फ भाषण से भरोसा नहीं बनेगा। संगठन, बूथ, स्थानीय चेहरे, पंचायत स्तर की पकड़ और लगातार मौजूदगी चाहिए होगी। और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी चेतावनी होगी अगर ऐसा होने जा रहा है तो। और सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान हमारे साथ हैं, अगर समाजवादी पार्टी ताल ठोक कर बोले, छाती ठोक कर बोले कि मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, ये अब काफी नहीं होगा। मुसलमानों को टिकट कितने दिए, नेतृत्व में कितनी हिस्सेदारी मिली है, सरकार बनी तो भागीदारी कितनी मिलेगी, पुलिस प्रशासन के डर से सवाल पर आवाज कितनी उठाई है, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर योजना क्या है। अगर समाजवादी पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी तो एआईएमआईएम जैसे दल अपनी जगह जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, कांग्रेस के लिए भी सवाल है, एक सामने आता है। क्या वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर बनी रहेगी या अपना संगठन खड़ा करेगी? 2024 में कांग्रेस को जो ऑक्सीजन मिली लोकसभा चुनाव में, वो स्थायी ताकत में बदल पाएगी या नहीं, या फिर चुनावी हवा बनकर एक बार फिर से उड़ जाएगी? अगर कांग्रेस जमीन पर नहीं उतरी तो मुस्लिम और दलित वोटों में उसकी जगह एआईएमआईएम और बीएसपी लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात, योगी 2027 में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े प्रादेशिक चेहरे के तौर पर मैदान में होंगे। उनकी राजनीति कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, विकास और प्रशासनिक सख्ती के 4 स्तंभों पर खड़ी है, ये कहा जा रहा है। और उनके समर्थक कहते हैं कि यूपी में माफिया राज खत्म हुआ, सुरक्षा आई, निवेश आया, सड़कें बनी, धार्मिक पर्यटन बढ़ा। और विपक्ष इस समय कह रहा है कि बुलडोजर राज।
योगी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज है, बेरोजगारी है, पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण ने जनता को बहुत परेशान कर रखा है। ये बातें उठ रही होंगी और 2027 में फैसला जनता करेगी ना दोस्तों कि उसे कौन सा नैरेटिव सही लगता है। लेकिन एक बात तय है, 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव 2022 जैसा सीधा नहीं होगा। 2022 में बीजेपी सत्ता में लौटी, समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष बनी, बसपा टूट गई, कांग्रेस कमजोर रही, एआईएमआईएम हाशिए पर रही। लेकिन 2027 में तस्वीर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जटिल होगी। 2024 ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने विपक्ष को उम्मीद जरूर दी है और बीजेपी ने खतरा महसूस किया है। एआईएमआईएम नई चाल चल रही है, 200 या 200 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के प्लान बना रही है ताल ठोक के, और बसपा वापसी की तलाश में है। कांग्रेस जमीन खोज रही है और समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक बचाने की चुनौती से जूझ रही है। और दोस्तों, बहराइच से ओवैसी की शुरुआत जो है वो पूरे राज्य के लिए और मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक मैसेज होगा। मैसेज ये होगा कि एआईएमआईएम यूपी की मुस्लिम राजनीति में जगह मांगने नहीं, दावा करने आई है। मांगने नहीं, दावा करने आई है। मैसेज ये होगा कि समाजवादी पार्टी को अब मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार मानकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैसेज ये भी होगा कि अगर बसपा के साथ कोई समीकरण बना तो दलित मुस्लिम राजनीति का पुराना फॉर्मूला नए रूप में लौट सकता है। लेकिन क्या यह फॉर्मूला जमीन पर चलेगा, यह भी सवाल है, क्योंकि राजनीति में गणित और केमिस्ट्री दोनों चाहिए। दलित और मुस्लिम वोट जोड़ देने से गठबंधन अपने आप में सफल नहीं होगा। उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, नेतृत्व पर भरोसा और वोट ट्रांसफर की ईमानदारी भी बहुत जरूरी है दोस्तों। और बसपा का वोट जो है एआईएमआईएम को ट्रांसफर होगा, आपको क्या लगता है? एआईएमआईएम का वोट बसपा को जाएगा? सोचिएगा, सवाल तो उठते हैं ना। या दोनों के वोटर अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, ये भी सवाल अभी खुला है। तो बीजेपी इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रही होगी, अभी से ही ध्यान दे रही होगी। बीजेपी जानती है कि उसका सबसे बड़ा फायदा विपक्ष के बिखराव में है। अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और बसपा में बंट गया, अगर दलित वोट बसपा और बीजेपी में बटा, अगर ओबीसी वोटों में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सेंध नहीं लगा पाई, तो योगी फिर से मजबूत होकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जबरदस्त वोटों के साथ, जबरदस्त सीटों के साथ सरकार बना सकते हैं। अब दोस्तों, चलते चलते एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, हो सकता है कि आपके मन में भी आ रहा हो। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 में फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? क्या वो एआईएमआईएम को अपनी आवाज मानेगा? क्या बीएसपी के साथ एआईएमआईएम का कोई दलित मुस्लिम गठबंधन बन पाएगा? क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस ले पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष सचमुच योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए एक हो पाएगा? क्योंकि अगर विपक्ष बटा तो योगी की राह आसान। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।